हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं स्टीशियोमेट्री की। व्हाट इज स्टीशियोमेट्री? स्टीशियोमेट्री क्या है? स्टीशियोमेट्री किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मेजर करने का एक तरीका है। क्या मतलब है? देखिए, जब कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें दो बातें होती हैं, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो हम लिखते हैं वो किस टर्म में लिख सकते हैं? उसको मोल के टर्म में लिख सकते हैं, मास के टर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम या मॉलिक्यूल, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, इन टर्म्स में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इन क्वांटिटीज को जब हम मेजर करते हैं तो हम कहेंगे कि हम स्टीशियोमेट्री पढ़ रहे हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अब इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 2H2, तो यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है कोएफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन का कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 मानेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। और वाटर के आगे 2 लिखा है, ये कोएफिशिएंट है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो मोलर रेशियो है जरा उसको चेक करिएगा। मोलर रेशियो में देखेंगे तो यहाँ पर 2:1, मतलब 2 हाइड्रोजन चाहिए तो 1 ऑक्सीजन चाहिए, और वाटर जो बनेगा 2 चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इनका रेशियो क्या चला? 2:1। 2 हाइड्रोजन लेंगे तो उसका आधा 1 ऑक्सीजन लेंगे। अगर यहाँ 4 मोल ले रहे हैं हाइड्रोजन का तो इसका आधा कितना लेंगे? 2 मोल क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ 8 मोल ले रहे हैं तो उसका आधा कितना लेंगे? 4 मोल ऑक्सीजन लेंगे। क्लियर है? तो यह मोलर रेशियो की बात कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ बात करिए वाटर कितना बनेगा, तो वाटर भी इसी रेशियो में बात करिएगा। देखिए, अगर यहाँ हाइड्रोजन 2 ले रहे हैं तो फिर वाटर भी 2 ही बन रहा। अगर यहाँ 4 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ पर वाटर भी 4 मोल ही फॉर्म होगा, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसे 8 मोल अगर हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 8 मोल बनेगा, ठीक है, जब तक लिमिटिंग रिएजेंट की बात ना आएगी। तो यहाँ पर जब हम अब मोल में बात कर रहे हैं तो ये स्टीशियोमेट्री है। ऐसे मास में बात करें, जरूरी नहीं कि हम मोल में ही बात करें, हो सकता है सपोज दैट हम लेते हैं यहाँ पर 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, सो व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो जब हम ग्राम में बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की बात भी करेंगे, तो जब इनका कैलकुलेशन करेंगे तो ये सब क्या कहलाएगा? स्टीशियोमेट्री कहलाएगा। ऐसे ही देखेंगे इस इक्वेशन में, देखेंगे यहाँ सपोज दैट, अब यहाँ देखिए इसका मोलर रेशियो देखिए, इसका 1 रेशियो है तो इसका कितना चाहिए? 4 चाहिए, ठीक है। अब अगर हम ग्राम में बात करते हैं, सपोज दैट क्वेश्चन में आ गया कि 10 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कितना? 100 ml। 100 ml कितनी मोलैरिटी का? 100 ml 0.5 मोलैरिटी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो बताइए मैग्नीज डाइक्लोराइड और व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेट। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम कहेंगे कि हम स्टीशियोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टीशियोमेट्री तो समझ में आ रहा है, इस पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो देखिए, स्टीशियोमेट्री को हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला बात करेंगे स्टीशियोमेट्री फर्स्ट। तो स्टीशियोमेट्री फर्स्ट में पूरा मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, जो कि आज का पूरा लेक्चर स्टीशियोमेट्री फर्स्ट कहलाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मोल में। तो देखिए, कोई सॉलिड या लिक्विड कोई सब्सटेंस केमिकल्स होगा तो उसमें हम क्या करेंगे? उसका मास रेशियो, रिएक्टेंट कितना दिया है उसका मास क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास क्या होगा, या मास वॉल्यूम की बात करेंगे या वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन पे बेस्ड इस पर क्वेश्चन हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ppm पार्ट्स पर मिलियन, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन, इन पर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उन्हीं में डिफरेंट जो टर्म्स आएंगे इनमें आपस में रिलेशन की बात करेंगे, और लास्ट देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारा आज का जो लेक्चर होगा स्टीशियोमेट्री में वो 3 पॉइंट्स पर बेस्ड हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और जो अगला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे स्टीशियोमेट्री सेकेंड की बात करेंगे, वो पूरा का पूरा हमारा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, इक्विवेलेंट वेट पर बेस्ड होगा, जिसमें टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वगैरह में इंडिकेटर्स की बात करेंगे, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर। और ऐसे रिडॉक्स में बात करेंगे सेल्फ इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंटरनल इंडिकेटर, स्टार्च आयोडीन इंडिकेटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ये पूरा स्टीशियोमेट्री हमारा डिस्कस होगा। तो ये बहुत लंबा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मैंने कई टॉपिक्स को जोड़कर एक पूरा एक सीक्वेंस वाइज बना दिया, जिससे कि आपको एक कहानी के तौर पे समझ में आए, आपको दिक्कत ना हो। और चूंकि पूरा का पूरा चैप्टर हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है तो इसमें मैंने हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर डाले हुए हैं, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आए। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, इसलिए लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। व्हाट इज मोल
कॉन्सेप्ट। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट में मोल की बात करते हैं, ठीक है। मोल क्या है? मोल एक नंबर को बताता है। नंबर को बताने का क्या मतलब है? जैसे हम लोग लिखते हैं, देखें जैसे लिखते हैं 1 डजन। अब 1 डजन का क्या मतलब है? 1 डजन का मतलब होता है 12। 1 डजन का मतलब होता है 12। तो 1 डजन एक नंबर को बताता है 12। अगर मैंने कहा मेरे पास 1 डजन पेन है तो आप समझ जाएंगे कि सर के पास 12 पेन है। मैंने कहा 1 डजन एग, इसका मतलब 12 एग हो गए। तो 1 डजन कोई भी चीज होगी इसका मतलब वो 12 ही कहलाएंगे। ऐसे ही यहां पर बात करते हैं 1 मोल। अब 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये होता है 1 मोल की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। अब 1 मोल की जो वैल्यू है इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगैड्रो के ऑनर में इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, जिसको Na से एक्सप्रेस करेंगे। अच्छी बात है भाई। अब 1 मोल में 6.022 जो चल रहा है, इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हम इसको लिखेंगे 6 इंटू 10⁻23। चलें भाई, अब 6 इंटू 10⁻23 ये एक नंबर हो गया 1 मोल, ठीक है। अब इससे हमको फायदा क्या होने वाला? केमिस्ट्री में इसको 1 मोल कॉन्सेप्ट में क्या बात करेंगे? तो देखिए केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जनरल लैंग्वेज को या कॉमन लैंग्वेज को केमिकल लैंग्वेज, देखिए कॉमन लैंग्वेज को ये बदलता है। किसमें बदलता है? कॉमन लैंग्वेज को बदलता है केमिकल लैंग्वेज में। क्या मतलब है कॉमन लैंग्वेज को केमिकल लैंग्वेज में बदलता है? आइए देखें, अगर मैंने आपसे कहा सपोज दैट आप जाइए 100 ग्राम नमक ले लीजिए, खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड। अब आप 100 ग्राम नमक ले लेते हैं। मैंने कहा कि आप 90 ग्राम ऑफ वाटर 90 ग्राम वाटर ले लेते हैं। तो 90 ग्राम, 100 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100, 1 कुंटल, 1 किलो, 5 किलो, ये सब क्या है? ये सब कॉमन है, ठीक है। इसको जानने के लिए केमिस्ट्री की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि 5 मोल वाटर ले लीजिए, 3 मोल ग्लूकोज ले लीजिए, 4 मोल शुगर ले लीजिए, तब आप कहेंगे कि ये कौन सी लैंग्वेज है? 4 मोल 5 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसका मतलब वहां हो जाएगी केमिस्ट्री की लैंग्वेज। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें, अब एग्जांपल देखेंगे, ये एक बैलून है। अब इस बैलून के अंदर गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी है? ऑक्सीजन गैस। कितनी भरी हुई है? देखिए इसके अंदर 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है। तो चलिए भाई 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, तो यहां पर 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस को तौल करके वे करके इसमें डाल दिया गया। तो इसमें केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखिएगा, अगर हम 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस को कहें कि बताइए उसमें मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम कितना कवर कर रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के इस बैलून के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल चार्ज क्या है। जब हम इनकी बातें करने लग जाएंगे तो हम कहेंगे कि अब हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। कॉमन लैंग्वेज मैंने कह दिया 64 ग्राम, अब 64 ग्राम हो गया, कॉमन लैंग्वेज हो गया, ठीक है भाई। लेकिन जब हम मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पार्टिकल, चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, इनके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि ये केमिकल लैंग्वेज है। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट केमिकल, कॉमन लैंग्वेज और केमिकल लैंग्वेज के बीच का लिंक है, ब्रिज है जो दोनों को जोड़ता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 मोल, हम 1 मोल की वैल्यू तो समझ गए हैं, जिसको आसान करने के लिए हम इतनी वैल्यू ले रहे हैं। तो देखिए अब 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल को देखिए, ये 1 मोल नंबर 1, ये हो गया नंबर 1 मोल में। पहले मोल में बात करेंगे और यहाँ पर मास, ठीक है, जो भी मास दिया जाओ, जैसे मैंने कहा 50 ग्राम, 25 ग्राम, 1 कुंटल, 3 कुंटल, जो भी मास दिया जाएगा वो मास की बात करेंगे, नंबर 2 हो जाएगा। तो बताइए मोल और मास में ये रिलेशन, मोल और मास का जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, वो यहां पर बताएंगे। नंबर 2 और देखेंगे। अब अगर मान लो कोई सब्सटेंस है, कोई केमिकल हमारे पास है, कोई गैस है, तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो थर्ड चीज हो जाएगी वॉल्यूम। तो देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट में 4 चीजें ही पढ़नी है। नंबर 1 मोल, नंबर 2 मास, नंबर 3 वॉल्यूम और नंबर 4 बात करेंगे पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में आयंस हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। बस मोल कॉन्सेप्ट खत्म। मोल कॉन्सेप्ट में 4 चीजें पढ़नी है। नंबर 1 मोल, नंबर 2 मास, नंबर 3 वॉल्यूम, नंबर 4 पार्टिकल। अब देखिए इन सब चीजों को जोड़ते हुए कैसे हम यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बदलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 मोल में
कितने, सॉरी 64 ग्राम, यहां पर कितना है 64 ग्राम। अब बताइए 64 ग्राम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कितने मोल हैं, तो बताइए 64 क्या है, ये 64 मास है, ठीक है। और हमसे पूछा गया मोल, तो ये देखिए 1 2, यहां पर मोल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 and 2, 1 और 2 के बीच का फॉर्मूला लगाएंगे। बताइए 1 और 2 के बीच का फॉर्मूला क्या है, ये देखिए मोल, तो लिखेंगे मोल ऑफ O2 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ O2 is equals to mass of O2, mass of O2 अपॉन मोलर मास, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ O2। चलिए तो बताइए मोलर मास ऑफ O2, तो अब देखिए मास कितना दिया, मास कितना दिया क्वेश्चन में, बैलून में कितनी गैस भरी है 64, तो ऊपर देखिए मास लिख दीजिए 64, कॉमन बात है, कॉमन लैंग्वेज है, 64 ग्राम। और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है 32, ओके 32। तो अब 32 से इसको डिवाइड करेंगे 2 मोल, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस गैस के, इस बैलून में 2 मोल्स ऑक्सीजन गैस फिल है। तो आपने क्या किया, 2 मोल बताया ना, तो जैसे ही कहा कि इसके अंदर 2 मोल ऑक्सीजन गैस फिल है, इसका मतलब आपने कौन सी लैंग्वेज में बात कर ली, आपने बात कर लिया केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं ये मोल मॉलिक्यूल, देखिए मोल मॉलिक्यूल एटम्स की बात करते हैं, जहां पर हम देखिए सपोज दैट मेडिसिन बना रहे हैं, कोई दवा बनाते हैं, तो वहां पर हम लोग ये नहीं कहते कि 1 ग्राम मिलाया 5 ग्राम मिलाया। दवा बनाने में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, टूथपेस्ट वगैरह बनाने में या कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाने में, उन सब जगह पे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बात नहीं करते, वहां मोल में ही बात करते हैं, इसीलिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करना जरूरी होगा। तो चलिए हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, मोल कॉन्सेप्ट से क्या निकाला सीख लिया, मोल। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखिए वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो यहां पे देखिए 1 2 3 4, ये देखिए थर्ड नंबर, थर्ड में क्या दिया है, वॉल्यूम निकालना है। तो यहां पर बात करेंगे 1 and 3, 1 और 3 से निकाल के दिखाएंगे वॉल्यूम। इस बैलून में जो 64 ग्राम गैस भरी है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो देखिए 1 and 3, बताइए 1 and 3 में क्या फॉर्मूला है, मोल इक्वल्स टू, बताइए मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, ठीक है, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, 22.4, ओके। तो बताइए मोल कितना आया हमारे पास, 2 आया है, तो यहां लिखेंगे 2 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाय 22.4। तो सॉल्व कर लीजिएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा 44.8 लीटर, 44.8 लीटर एट STP। तो चलिए हमने देखा यहां पर 2 चीजें कैलकुलेट करना आया है, क्या क्या सीख लिया, मोल और वॉल्यूम, कैसे, मोल कॉन्सेप्ट से। अब देखिए थर्ड क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का मतलब O2 क्या है, मॉलिक्यूल है O2, 2 एटम है ना, तो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है तो मॉलिक्यूल कहलाता है, तो O2 क्या है, मॉलिक्यूल। तो यहां पर हम पार्टिकल की जगह क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल लिख देंगे। तो अब हमें मॉलिक्यूल निकालना है, तो 1 और 4 की हेल्प से देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 and 4। बताइए 1 and 4 में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 में है मोल, तो मोल इक्वल्स टू मॉलिक्यूल, मोल इक्वल्स टू मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर Na, ओके। तो अब बताइए मॉलिक्यूल निकालना है, तो मोल कितना दिया है क्वेश्चन में, मोल तो हमारा पहले पार्ट में आ गया 2 मोल, तो 2 मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर Na। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 2Na, 2 एवोगैड्रो नंबर। अब मतलब जैसे मैंने बताया था कि 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में 12, ऐसे 1 एवोगैड्रो में 6 इंटू 23, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6 इंटू 23, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, ओके। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो मॉलिक्यूल भी निकालना आ गया। अब पूछा गया है एटम पूछ रहे हैं, देखिए ये सब कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, सब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात हो रही है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, एटम्स पूछा गया। तो बताइए एक O2 मॉलिक्यूल, देखिए 1 O2 मॉलिक्यूल, एक O2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, बताइए एक O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, O+O 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो जब एक O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल, इतने हैं, तो मतलब 12 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल। अब इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, तो 2 इंटू 12 इंटू 10⁻23, दैट इट मीन्स कितना हो जाएगा, 24
24 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। चलिए भाई ये भी निकालना आ गया। ठीक है, ये सब केमिस्ट्री, यही सब मूल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अगला नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए O2 की बात कर रहे हैं, तो देखिए एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो O2 में कितने हो जाएंगे? O2 में कितने हो जाएंगे? O2 मॉलिक्यूल, 1 O2 मॉलिक्यूल हैव 16 16 इलेक्ट्रॉन्स। एक O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल? इतने हैं। कितने? 12 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब इसमें कितने हो जाएंगे? तो आप मल्टीप्लाई करिएगा, 16 इंटू 12 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब लास्ट पूछ रहा है चार्ज। तो हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 19 कूलाम। ठीक है, इतना चार्ज होता है एक पर। तो इतने में क्या कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा, देखिए 16 इंटू 12 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये सब कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इतने कूलाम आ जाएगा। क्या? इतने कूलाम आ जाएगा चार्ज, O2 मॉलिक्यूल में चार्ज। तो देखिए यहां पर 64 ग्राम दिया था, ये नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में है, तो उससे हमने मोल निकाला, मॉलिक्यूल निकाला, वॉल्यूम निकाला, एटम निकाला। यहां पर यही है पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट समझ गए। तो देखिए यहां पर चार बातें जरूरी हैं। देखिए ये फार्मूला एकदम लर्न कर लीजिए। मोल इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास या एटॉमिक मास, और वॉल्यूम बाय 22.4 या नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हमको मॉलिक्यूल डायरेक्ट निकालना होता तो देखिए मोल अगर हमारे पास है तो मोल में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। एटम निकालना होगा तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उतने मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मोल इंटू नंबर एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमने आपको मोल कॉन्सेप्ट बताया। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट बताने से नहीं होता है, मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाने से होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अब यहां पर क्वेश्चन है मोल्स ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर निकालना है। कितना दिया है? 90 ग्राम वाटर दिया है। अब 90 ग्राम वाटर दिया, मोल्स निकालना है, तो मोल निकालने के क्या फॉर्मूला बताया था मास बाय मोलर मास। ठीक है, मास बाय मोलर मास। तो बताइए मास कितना दिया है? मास दिया है 90 ग्राम, तो 90 डिवाइड बाय 18, तो इसका मतलब आ जाएगा 5 मोल्स। लीजिए 5 मोल्स H2O। तो पहला पार्ट यहां निकालिए 5 मोल्स H2O। अब दूसरा क्या पूछा है? मॉलिक्यूल। तो याद करिए इसका क्या फॉर्मूला था? 1 and 4 में क्या था? मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। तो मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो अब बताइए मॉलिक्यूल कितने, मोल्स कितने आए? 5। तो 5 इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर Na, और ऊपर हम मॉलिक्यूल x मान लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 5x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5Na, 5 एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर की आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। कितना वैल्यू पुट करिएगा? 5 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो इतने क्या आ जाएंगे? इतने आ जाएंगे H2O मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो चले मॉलिक्यूल भी निकाल लिया। अब बात करते हैं कि एटम्स की बात करते हो। देखिए तो एटम कैसे निकालेंगे? एक H2O मॉलिक्यूल, 1 H2O मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल, 1 H2O मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं बताइए? एक H2O मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं। कैसे 3 एटम्स होते हैं बताइए? देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2H प्लस 1O, तो टोटल कितने एटम्स हुए? 3 एटम्स हुए। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हुए, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल? इतने हैं। कितना? 5 6 30। तो 30 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल हैं। तो अब बताइए इसमें कितने हो जाएंगे? तो 3 इंटू 30 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। अब यहाँ बात करें अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो बताइए एक H2O मॉलिक्यूल में 1 H2O मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, 1 H2O मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है? तो एक H2O मॉलिक्यूल में
दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2H हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। तो जब एक में दो हैं तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है टोटल, इतने 30 है ना, ये 6 5 30, तो 30 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल में कुल कितने एटम्स हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर लिया तो आ जाएंगे 60, डबल हो जाएगा ना इसका, 60 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, इतने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। चलिए ये बात भी समझ में आ गया है। अब बात करें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो बताइए एक H2O मॉलिक्यूल में 1 H2O मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है भाई, एक H2O मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, तो हमारे पास कुल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 30 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल में कुल कितने हो जाएंगे, उतने ही हो जाएंगे, 30 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आपको। चले ऐसे ही अगर बात करते हैं अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो बताइए एक H2O मॉलिक्यूल में, एक H2O मॉलिक्यूल, 1 H2O मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक H2O मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, देखिए H प्लस H प्लस O, H प्लस H प्लस O, तो एक हाइड्रोजन एक और एक ऑक्सीजन में 8, तो 1 प्लस 1 प्लस 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10। तो एक H2O मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास कुल कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर देखिए 6 5 30 इतने मॉलिक्यूल था ना, तो ये देखेंगे तो 30 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो 10 ये वाला और 30 इधर से, तो 30 इंटू 10⁻23 इट मीन्स हो जाएगा, इसको पावर में चेंज कर लीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 3 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाएंगे, किसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं चार्ज की, तो एज यूजुअल हम लोगों ने अभी बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो जब इतना होता तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेना तो टोटल चार्ज आएगा कितना, 3 इंटू 10⁻25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, तो ये सॉल्व किया तो 48 यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा 10⁻6 कूलाम चार्ज, इतना चार्ज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ पूछा है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। देखिए यहाँ हम बात करते हैं 1 मोल, जब 1 मोल की बात करते हैं तो 1 मोल का मतलब 18 ग्राम, ठीक है, 18 ग्राम 1 मोल, ठीक है, 1 मोल का मतलब 18 ग्राम मोलर मास। और एक मोल में कितनी वैल्यू होती है बताइए, एक मोल में होती है 6, राउंड ऑफ करके हम लगभग लिख रहे हैं ना, 6 इंटू 10⁻23 क्या, वाटर H2O मॉलिक्यूल। तो एक मोल में क्या इतने मॉलिक्यूल होते हैं, और एक मोल का इतना 18 होता है। इसका मतलब क्या कहना चाहेंगे कि 6 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ, 18 ग्राम। तो लिखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 18 ग्राम, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, एक H2O मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, ये देखिए 18 और डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23। अब ये जाएगा ऊपर 3 है ना, और 3 और ये हो जाएगा -23। तो 3 इंटू 10⁻−23 ये क्या आया, एक H2O मॉलिक्यूल का मास। तो मैंने आपको इस तरह से एक ही पार्ट में सारे पार्ट्स बता दिए इस तरह, ठीक है। तो अब देखेंगे एक क्वेश्चन, ये देखेंगे अब क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एज आर प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ CO2। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कंटेनर है, एक बर्तन है, ठीक है। अब इस बर्तन के अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर है CO2 गैस है, ठीक है। चलिए CO2 गैस कितना है, 88 ग्राम। अब 88 ग्राम
क्या चीज़ है, CO2 है। तो भाई CO2 है तो इसके अंदर कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। तो अब इसके अंदर कितने, अब इसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पता करिए, नंबर ऑफ O एटम्स। ठीक है, क्यों पता करेंगे भाई, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे मुझे नहीं पता है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब देखो तो जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे उतने ही इसके अंदर क्या होंगे, उतने ही इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी, CO गैस होगी। अब हमें नंबर ऑफ CO गैस पता चल जाएगा। जब यहां पर नंबर ऑफ CO गैस पता चल जाएगा तो हमें क्या निकालना होगा, मोल्स ऑफ CO गैस, मोल्स ऑफ CO गैस। अब मोल्स ऑफ CO गैस पता करेंगे तब जाके हम पता करेंगे मास ऑफ CO गैस, मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बताइए पहले यहाँ पर मोल्स निकालते हैं। बताइए 88 ग्राम मास दिया है तो मोल्स कितने हो जाएंगे। मोल्स निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने आपको, निकालने का तरीका बताया था कि आपको क्या करना होगा, ये मोल्स इज इक्वल्स टू मास बाय व्हाट, मोलर मास। ठीक है, तो बताइए यहां पर हमारे पास मास कितना दिया है 88 ग्राम, तो 88 डिवाइड बाई 44, तो ये आ गया 2 मोल। अब देखिए 2 मोल CO है, ठीक है, 2 मोल CO2 गैस है, 2 मोल CO2 गैस है। तो मोल है तो मोल से क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूल। तो याद करिए मोल में जब मल्टीप्लाई कर दिए एवोगैड्रो नंबर से तो ये देखिए तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर Na, मतलब हो गया ये देखेंगे 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो इतने क्या हो गए, CO2 मॉलिक्यूल आ गए। अब देखिए अभी हमने यहाँ पर सिर्फ मॉलिक्यूल निकाला है। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूल निकालेंगे तो यहाँ तक आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूल निकालने के बाद अब बताइए यहाँ से क्या निकालेंगे, बताइए एक CO2 मॉलिक्यूल में, बताइए एक CO2 मॉलिक्यूल में 1 CO2 मॉलिक्यूल, बताइए एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 2। ये देखिए CO2 C प्लस O प्लस O, तो 2 ऑक्सीजन एटम हैं। याद रखना एक CO2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम हैं और हमारे पास कुल कितने CO2 मॉलिक्यूल हैं, इतने हैं। तो चलिए देखिए 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल में कुल कितने एटम्स हो जाएंगे, तो ये वाला 2, फिर ये 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 या एवोगैड्रो नंबर। तो अब ये आ गया हमारे पास, ये देखिए ये 4 हो गया, 4 और इसको हम एवोगैड्रो नंबर लिख रहे हैं Na। तो इतने मॉलिक्यूल्स, इतने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है, इतने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है, जानबूझ के पावर नहीं लिख रहे हैं, Na लिख रहे हैं। तो अब जब इतने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ये देखिए नंबर ऑफ एटम्स, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब बताइए इतने ऑक्सीजन एटम्स हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ CO गैस भी कितना होगा, इतना ही होगा। तो बताइए नंबर ऑफ, क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ CO गैस और ऑक्सीजन इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ CO गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, CO मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, बताइए नंबर ऑफ CO गैस मॉलिक्यूल हो जाएगा इतना 4 इंटू Na एवोगैड्रो नंबर। अब ये तो इतना मॉलिक्यूल्स आ गया है। अब मोल में बदलना है, तो जब मोल बदलना होता है, ये देखिए हम लोग क्या पढ़ा था फॉर्मूला, मोल इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो बताइए यहाँ पर मोल्स कितना है हमारे पास, मॉलिक्यूल कितना, ये है 4 Na। तो ये देखिए 4 इंटू Na और डिवाइड बाय Na अगेन, तो ये Na कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया मोल। कितने मोल आ गए, 4 मोल CO गैस। अब 4 मोल CO गैस आ जाने के बाद क्या होगा, अब 4 मोल CO गैस आ जाने के बाद आंसर हमारे आ गए हैं। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, मास निकालना, वेट। तो हम लोग पहला और दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। पहला दूसरा फॉर्मूला जो बताया था मैंने आपको, मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो बताइए मोल कितना आया, 4, तो यहाँ 4 और मास निकालना है x, और CO गैस का होता है मोलर मास 28। कैसे, C प्लस O, C का होता है 12 और O का होता है 16, तो 12 प्लस 16 हो जाएगा 28। तो अब मल्टीप्लाई कर लिया तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120
112 ग्राम। इसका मतलब यहाँ पर जो मास आया है वो आया है 112 ग्राम। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम, calculate the mass of sodium which contains same number of atoms as are present in 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ये देखिए, अब यहाँ पर हम बर्तन लेते हैं। इस बर्तन में क्या लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, ये देखिएगा, यहाँ पर लेते हैं ये 15 ग्राम। ये है 15 ग्राम। क्या है 15 ग्राम? 15 ग्राम कैल्शियम है। अब 15 ग्राम कैल्शियम में कितने एटम्स होंगे? ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स। ठीक है, इसको फाइंड करिएगा। तो जो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स होंगे उतना ही क्या होंगे, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। तो जब यहाँ नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आ जाएंगे तब फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोडियम, मोल्स ऑफ सोडियम निकालेंगे। जब मोल्स ऑफ सोडियम निकालेंगे तब जाके यहाँ से निकालेंगे मास ऑफ Na, मास ऑफ सोडियम। तो देखिए स्टेप पहले समझना जरूरी होता है, मास ऑफ सोडियम Na। तो चलिए अब बताइए इसमें कितना है, 15 ग्राम है। तो 15 को मोल बदलना है। ठीक है, पहले ग्राम को मोल बदलो। ठीक है, कैसे बदलेंगे, 15 डिवाइड बाई इसका कितना होता है 40, इसका कितना 40। तो कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, तो वैल्यू आ रही है 0.375। ये क्या आया, 0.375 मोल्स, ये आ गया मोल्स ऑफ कैल्शियम। अब मोल्स आ गया, मोल आ गया। मोल निकालने के बाद अब हम निकालेंगे एटम्स। कैसे निकालेंगे, 1 और 4 का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था, मोल्स इज इक्वल टू, याद करिए 1 एंड 4 का क्या फॉर्मूला था, 1 एंड 4 में मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब यहाँ पर कैल्शियम एटम है तो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, नंबर ऑफ Ca एटम्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो चलिए एवोगैड्रो नंबर। तो अब आप बताइए मोल्स कितना है, 0.35। तो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितने आ गए, नंबर ऑफ Ca एटम्स इज इक्वल्स टू 0.375 Na। यहाँ Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर। इतने एटम्स हैं। अब इतने एटम्स आ गए यहाँ पर, तो लिख लेते हैं 0.375 Na। अब हमें Na निकालें, इतने एटम्स आ गए तो इतने एटम्स सोडियम के भी होंगे। तो चलिए नंबर ऑफ सोडियम एटम आ गए, नंबर ऑफ सोडियम Na एटम्स। तो कितना आ गया इसके एटम्स, इतने ही आ गए जितना मैंने बताया 0.37, क्योंकि क्वेश्चन दोनों बराबर ही हैं, इतने एटम्स। अब बताइए एटम्स निकालने के बाद हमें मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इतने हैं। तो अब मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वही 1 एंड 4 का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 एंड 4। तो बताइए 1 4, तो मोल्स ऑफ सोडियम, मोल्स ऑफ Na इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ Na एटम्स, नंबर ऑफ Na एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 1 एंड 4। तो चलिए नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ सोडियम एटम इतने आए हैं, लिख लेते हैं 0.375 Na नंबर ऑफ सोडियम एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर Na। तो ये Na से Na कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताइए मोल्स आ गए, कितने मोल्स आ गए, 0.375 मोल्स सोडियम, इतने मोल्स सोडियम आ गए। ओके, तो अब मोल्स ऑफ सोडियम आ जाने के बाद क्या करेंगे, अब हम मास निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 एंड 2। 1 एंड 2 में क्या लगाते थे, याद करें, ये मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, मोल एटॉमिक मास, सोडियम एटम है ना तो एटॉमिक मास। तो मोल्स कितना है 0.375 इंटू यहाँ पर एटॉमिक मास 23 और हमें मास निकालना है तो मास ऑफ Na। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो मास ऑफ Na आ जाएगा मास ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 8.624 ग्राम। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ ओजोन एट NTP। ओके, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है तो हम देखेंगे
पहला और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। पहला मोल है, तीसरा वॉल्यूम है। तो चलिए क्या फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, डिवाइड बाय 22.4। तो चलिए अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस हमें गिवन है 5.6, तो चलेंगे 5.6 लीटर डिवाइड बाय 22.4। तो जब ये सॉल्व कर लेंगे तो 1/4, इट मीन्स 0.25 मोल्स आ गया। क्या आ गया, 0.25 मोल्स ओजोन आ गया। अब ओजोन आने के बाद मोल्स आ गया है, अब हमें निकालना है मॉलिक्यूल। तो अब हम देखेंगे 1/4 मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, मोल इक्वल्स टू मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर Na। तो बताइए मोल कितना है, मोल हमारे पास है 1/4 0.25 और एवोगैड्रो नंबर Na, ठीक है, Na, और मॉलिक्यूल ओजोन का तो x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 6, एवोगैड्रो की वैल्यू रख रहे हैं, 6 × 10⁻23 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओजोन O3 मॉलिक्यूल। तो लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आ चुका है, कितना आ गया है 1.5 × 10⁻23। ये क्या आया है, ओजोन मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन मॉलिक्यूल के बाद कुछ और भी पूछा है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे, 1 ओजोन 1 O3 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, एक ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, ओके, 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो अब बताइए हमारे पास कितने मॉलिक्यूल इतने हैं, तो 1.5 × 10⁻23 ओजोन मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 × 1.5 × 10⁻23, तो आंसर आ गया 4.5 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ठीक है, इतने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ठीक है। तो चलिए ये भी आ गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे 1 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 280 मिलीग्राम ऑफ CO गैस। ये देखिए यहाँ पर एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन के अंदर हमने लिया है, ये देखिए ऐसे समझाने के लिए ले रहे हैं, ये मिलीग्राम में है। देखिए क्या है 280 मिलीग्राम। क्या है 280 मिलीग्राम, 280 मिलीग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलिए अब इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स आपने विड्रॉ कर लिए, आपने इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या कर लिया, हटा लिया। कुछ मॉलिक्यूल कितना हटा लिया, 1 × 10 की पावर, इतना आपने हटा लिया, 1 × 10⁻21। इतने मॉलिक्यूल्स को आपने क्या किया, इतने CO मॉलिक्यूल्स को आपने रिमूव कर लिया, हटा दिया है, हट गया, उड़ गया, निकल गया इतना। तो अब बताइए, अब यहाँ पर इसका मास कुछ कम हो जाएगा, ठीक है, मास कम हो जाएगा, मोल्स कम हो जाएंगे। तो वहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। चलिए तो पहले बताइए हमारे पास कितने मोल्स थे। तो देखिए ये है 280 मिलीग्राम, तो इतने, अब देखिए मोल्स निकालना है, तो मोल्स निकालने के लिए क्या फार्मूला बताते हैं, मोल्स इक्वल्स टू मास 280 मिलीग्राम है, तो इसलिए 10⁻³ लगा दीजिए, ग्राम में बदल गया, डिवाइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 28 ही होता है, तो डिवाइड किया तो ये आंसर आया, यहाँ पर जो डिवाइड करने पर आंसर आया वो आया 10 × 10⁻³ तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻² मोल, मतलब 0.01 मोल। इतने मोल हैं हमारे पास किस चीज़ के, कार्बन मोनोऑक्साइड के। ये तो हुआ इतना मोल था, ठीक है। अब इतना मोल इसमें से निकल गया, कितना, इतना रिमूव कितना हुआ है भाई, रिमूव हुआ है 1 × 10⁻21 CO मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है मॉलिक्यूल। तो अब हमें यहाँ पर कितने मोल रिमूव हो ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 1 और 4 वाला फॉर्मूला लगाइए है, 1 4 मॉल में मोल निकालना है, कितने मोल रिमूव हुए हैं, और मॉलिक्यूल कितने रिमूव हुए हैं, 1 ×
21 और डिवाइड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे इसको सॉल्व करने पर कितना से 1 डिवाइड बाई 6, तो वैल्यू आ रही है 0.166 इंटू 10 की पावर -2। ये इतने मोल गैस यहाँ से उड़ गया है, इतने मोल निकल गया है। तो रेस्ट कितना बचेगा? रेस्ट CO गैस। अब बताइए कैसे निकालेंगे रेस्ट CO गैस? तो रेस्ट CO गैस निकालने के लिए इसमें से ये मोल 0.01 मोल और इसमें से माइनस कर लीजिए, इसको कितना कर लीजिएगा 0.00166। अब इसको जब माइनस करिएगा तो अब ये आ जाएगा कितना है 0.01 माइनस 0.00166। ठीक है, तो आया है कितना आया 0.00834 मोल्स। इतने मोल CO रह जाएंगे। अब इसको आप लिखना चाहें तो पावर लिख दीजिए, तो 1 2 3 8.34। ठीक है, 8.34 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स इतना रह जाएगा। तो चले, हमने आपको कुछ मोल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बता दिए हैं। अब बात करते हैं स्टीशियोमेट्री की। स्टीशियोमेट्री मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टीशियोमेट्री में हम लोग रिएक्शन पे, बैलेंस रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चले देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 एंड H2 आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। चलिए हैबर्स प्रोसेस देख लेते हैं। ये देखेंगे N2 + 3H2 मेक्स 2 अमोनिया। ठीक है, 2 अमोनिया हैबर्स प्रोसेस है, 2 अमोनिया बनता है। तो चलिए अब मोलर रेशियो निकालिए। मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं भाई? मोलर रेशियो कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये इक्वेशन देखिए समझ में आ गया है। तो अब क्वेश्चन में आता है, देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 8.2 मोल ऑफ अमोनिया। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 8.2 मोल। तो अब बताइए यहाँ पर कितना रिक्वायर्ड नाइट्रोजन, कितना चाहिए हाइड्रोजन। तो आप बताइए, या इसको देखिए यहाँ बताइए पहले, और इसको देखिए यहाँ देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, इसको देखिएगा, इन दोनों बताइए। अगर हम यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं तो 2 मोल उसका डबल अमोनिया बनता है, या उल्टा बोले कि 2 मोल नाइट्रोजन लेते हैं तो 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए हमें 1 मोल चाहिए, उसका हाफ। तो भाई यहाँ पर 8.2 मोल अमोनिया बनाने के लिए उसका हाफ चाहिए। तो हाफ कितना हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा 8.2 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 4.1 मोल नाइट्रोजन गैस। चलिए इतना तो रिक्वायर्ड होगा, नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2 मोल बनाने के लिए 3 चाहिए। तो यूनिटरी मेथड लगाइए। क्या लगाएंगे? देखिए यूनिटरी मेथड में क्या लगाएंगे? देखिए 2 मोल अमोनिया प्रिपेयर या फॉर्म बाय कितना से? फॉर्म बाय 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल H2 गैस। ओके, तो इसका मतलब 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3 चाहिए। तो हमारे पास कितने मोल अमोनिया बनाने हैं? 8.2 मोल अमोनिया बनाने के लिए हमें चाहिए कितना? 3 इंटू 8.2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर चाहते तो हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, इस जगह से भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? देखिए यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे। अगर एक आ चुका था तो दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखिए यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर 1 मोल, पता है 1 मोल से कितना चाहिए? 1 मोल के लिए 3 मोल, 3 टाइम्स। तो हमारे पास कितने मोल्स थे? ये 4.1, तो 4.1 है तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 12.3। मतलब हम कह सकते थे यहाँ पर हमको 12.3 मोल
हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, हम वहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। तो देखें कई ऑप्शन है, कई तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना चाहिए, हमें नाइट्रोजन चाहिए इतना चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए इतना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय द यूज ऑफ 16 मोल ऑफ CO। ओके, देखिए यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है। आइए इक्वेशन की तरफ पहले एनालिसिस करते हैं। Fe2 ये है, मेटलर्जी की बात करते हैं, आयरन की मेटलर्जी में ये इक्वेशन आता है। ठीक है, Fe2O3 प्लस 3CO एंड मेक्स व्हाट, 2 आयरन 2 Fe प्लस 3CO CO2 गैस। ओके, अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो बताइए। 1 मोल, इसका 1 मोल लेंगे तो इसका कितना लेंगे, 3 मोल लेंगे। ओके, तो और आयरन कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। चलिए इतनी बात तो इक्वेशन देख के समझ में आ गया है। अब बताइए यहाँ पर CO कितना दिया क्वेश्चन में, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है 16, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है 16 मोल। ओके, 16 मोल। अब हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe कैन बी मेड, यहाँ कितना बनेगा, यही क्वेश्चन है। तो अब आप बताइए यूनिटरी मेथड से, क्या बताएंगे यूनिटरी मेथड से कि 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से कितना बनता है, 2। तो आप लिख लीजिए, जब 3 से बनता है कितना, 2। चलिए 3 से बनता है 2, तो 16 बनाने के लिए 16 से कितना, 2 और यहाँ 16 और डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आ जाएगा 10.67 मोल्स, 10.67 मोल्स आयरन मोल्स Fe प्रोड्यूस होगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 से कितना बना है, 3 के लिए 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 बनता था, तो 16 के लिए निकाल लिया, हो जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन कैलकुलेट मास ऑफ CO2, मास ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड। ओके, चलिए मीथेन का कंबशन करते हैं। ये है मीथेन CH4 और कंबस्ट करते हैं, तो कंबशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और प्रोड्यूस क्या करेगा, CO प्रोड्यूस करेगा, CO2 एंड प्रोड्यूस H2O। ठीक है, तो चले अब देखिए यहाँ पर इसका 1 मोल, मीथेन का कितना चाहिए, 1 मोल, तो O2 का कितना चाहिए, इसका चाहिए 2 मोल। इक्वेशन देख के समझ में आ गया है, 1:2 का रेशियो, इसका 1 चाहिए तो इसका डबल 2 है ना कोफिशिएंट, तो 1 तो इसका 2 चाहिए। तो अब हमें कितना मोल दिया हुआ है, मीथेन दिया 16 ग्राम, 16 का मतलब 16 डिवाइड मास बाय मोलर मास, तो 16/16, इसका मतलब 1 मोल। हमें क्वेश्चन में 1 मोल ही दिया है, 1 मोल। तो जब 1 मोल ये दिया है तो बताइए, क्वेश्चन पूछा है मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, तो देखिए यहीं से आप देखिए 1 मोल लेते हैं, यहाँ पर ये मीथेन है। ओके, जब 1 मोल मीथेन लेते हैं तो CO2 बनेगा 1 ही मोल, ये देखिएगा 1 मोल लेंगे तो 1 ही मोल बनेगा। ठीक है, 1 मोल लेंगे तो 1 मोल, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा 16 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो यहाँ पर प्रोड्यूस्ड CO2 कितना होगा, 1 मोल CO2 प्रोड्यूस्ड, 1 मोल CO2 फॉर्म्ड। ओके, तो चलिए 1 मोल CO2 फॉर्म्ड, लेकिन पूछा है मास, तो मास निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा मास निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा 1:2, 1 और 2 का, तो मास इज इक्वल्स टू मोल एंड इनटू मोलर मास, तो मोल 1 है, मोलर मास CO2 का कितना था 44, तो आ गया 44 ग्राम। तो इसका मतलब यहाँ पर 16 ग्राम मीथेन को जलाएंगे तो जो ऑक्सीजन CO2 प्रोड्यूस्ड होगी वो कितना होगी, 44 ग्राम। ओके, ये भी बात समझ में आ गई है। अब पूछा है मास ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पर देखिए 1 मोल को अगर आप बर्न करते हैं, 1 मोल के बर्न करने से 2 मोल बनते हैं। 2 मोल क्या बनते हैं, वाटर। 1 मोल के बर्न करने से 2, तो हमारा क्वेश्चन में 1 ही मोल तो है, 16 ग्राम का मतलब 1 ही, इसका मतलब 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा, 2 मोल वाटर प्रिपेयर होगा, 2 मोल वाटर क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, तो 2 मोल का मतलब 2 और वाटर का कितना होता है 18, तो इसका मतलब हम कैलकुलेट कर लिए 36 ग्राम वाटर यहाँ पर फॉर्म होगा। तो चलिए 2 पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है देखिए जरा,
यहाँ पर मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड। तो अब इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है, इक्वेशन देख के क्या समझ में आ रहा है बताइए। इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है यहाँ पर एक मोल को जलाने के लिए, एक मोल को जलाने के लिए 2 चाहिए, एक मोल को जला तो एक ही मोल तो है, इसका मतलब 2 मोल हमें O2 रिक्वायर्ड होगी, 2 मोल। तो मोल में ही पूछा है तो यहाँ आंसर लिख देंगे 2 मोल O2 रिक्वायर्ड, 2 मोल O2 रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसको अगर मास वगैरह कुछ और चीज़ में पूछता तो हम बदल लेते मोल कॉन्सेप्ट से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये इक्वेशन दिया। ओके, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। वेल, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। MnO2 प्लस 4HCl makes what? Makes MnCl2 and chlorine। चलिए ठीक है, क्लोरीन गैस प्लस 2H2O। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी ग्राम HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है मैग्नीज डाइऑक्साइड है, कितना है 5 ग्राम। तो क्वेश्चन है कि हाउ मच, व्हाट अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें ये जो 5 ग्राम है इसको मोल बदलो। तो मोल बदलने के लिए क्या तरीका बताया है, मोल बदलने के लिए बताइए, मोल बदलने के लिए मास 5 और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, मैग्नीज का Mn का होता है 52 और 2 ऑक्सीजन है तो O2 का हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा 84। तो अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा, इतने मोल्स, तो इतने मोल्स क्या आ जाएंगे, इतने मोल्स मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इतने मोल्स MnO2 है। तो अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट, स्टीशियोमेट्री क्या कहता है, रेशियो पकड़िए, इसका 1 मोल चाहिए तो इसका 4 मोल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतने मोल्स मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्वेश्चन में 5 ग्राम का मतलब इतने मोल्स हैं, तो इसका मतलब HCl कितना, HCl रिक्वायर्ड हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 84। तो इतना क्या आ गया, इतने मोल्स HCl आ गया है, इतने मोल्स HCl आ गया है। ओके, अब HCl आ गया है लेकिन हमें HCl का मास निकालना है, तो मोल्स में मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से 1 और 4 का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो 84 इंटू मोलर मास HCl का कितना होता है 36.5। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो अब आ जाएगा HCl का मास, और आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम टाइम बचाने के लिए हम कैलकुलेट करके शॉर्ट में लिख देते हैं, 8.69 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर्ड होगा, किसके लिए, 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वेट ऑफ जिंक वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनफ हाइड्रोजन टू reduce completely 8.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। वेल देखिए ये डबल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। डबल का क्या मतलब है, आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जिंक। अब जिंक के रिएक्शन कराते हैं कोई भी एसिड से, सपोज दैट हमने लिया H2SO4, तो जिंक रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। चलिए हाइड्रोजन गैस आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन गैस आ गया, अब ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। ये देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 एंड अब ये देखिए ये क्या करेगा, ये बनाएगा कॉपर एंड रिलीज H2O। तो चलिए अब हम दोनों इक्वेशन को, पूरा इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो जब पूरा इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं तो क्या आ रहा है इक्वेशन में, अब वो देखते हैं कि यहाँ पर 1 मिनट है ना, ये देखेंगे यहाँ पर अब आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, H2 कैंसिल। ठीक है, तो अब पूरा जोड़िए, देखिए जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 प्लस कॉपर ऑक्साइड मिक्स क्या, ZnSO4 प्लस Cu प्लस H2O। ये हमने दो इक्वेशन को एक साथ ले लिया। अब इससे क्या होने वाला देखिए, क्वेश्चन पूछा व्हाट वेट ऑफ जिंक वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनफ कॉपर ऑक्साइड। ये देखिए हमें कॉपर ऑक्साइड का वेट दिया है। वेल तो कॉपर ऑक्साइड का वेट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर ऑक्साइड का वेट दिया है तो हम यहाँ पर देखेंगे ये कॉपर ऑक्साइड कितना दिया है, 8.5 ग्राम।
8.5 ग्राम। ठीक है, तो ये 8.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को हमें रिड्यूस कराना है, तो कितना जिंक चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, पहले मोल पकड़िए। तो बताइए यहाँ पर मोल का देखिए, जिंक और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड। तो बताइए इस कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ 1 मोल, अगर ये देखिए 1 मोल इसका चाहिए तो 1 मोल यहाँ, मतलब 1 मोल कॉपर ऑक्साइड को, 1 मोल कॉपर ऑक्साइड को हमें रिड्यूस कराने के लिए 1 ही जिंक चाहिए। और हमारे पास कितनी मोल कॉपर ऑक्साइड है? अब वो देखिए मोल में कैसे बदलेंगे, 8.5 डिवाइड बाय कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर का कितना 63.5 है ना, 63 मान ले रहे हैं, और कॉपर का 16, तो 16 और ये कितना हो जाएगा 9 और यहाँ 7, 76। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे 8.5 डिवाइड बाय 76, तो इतने मोल कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो जब इतने मोल कॉपर ऑक्साइड, तो 1 मोल के लिए 1, तो इतने मोल के लिए इतना ही चाहिए। तो बताइए कितना जिंक चाहिए? जिंक चाहिए इतना ही, मतलब 8.5 डिवाइड बाय 76 है ना, 76 मोल। इतने मोल हमें क्या चाहिए? जिंक चाहिए। अब लेकिन हमें जिंक तो मोल में पूछा नहीं है, जिंक तो पूछा है वेट में। तो अब इतने मोल को मोलर मास से डिवाइड कर लीजिए, तो 8.5 डिवाइड बाय 76 इंटू जिंक का मोलर मास होता, एटॉमिक मास होता 65। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 6.955 ग्राम। तो इतने ग्राम जिंक रिक्वायर्ड होगा, मतलब इतने ग्राम जिंक रिएक्ट करेगा H2SO4 से, तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, वो हाइड्रोजन जाके इसको किल करेगा, मतलब इसको रिड्यूस करेगा कॉपर ऑक्साइड को। तो आंसर आया है, इतना आ गया है। ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्ट इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 14.4 ग्राम ऑफ स्टीम। ओके, ये क्वेश्चन भी डबल उस पे है। क्या मतलब है? देखिए, व्हाट वेट ऑफ द आयरन कन्वर्ट, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर कन्वर्ट इनटू इट्स ऑक्साइड, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये आयरन है और ये रिएक्शन करा रहे हैं स्टीम से, H2O से, और ये बना रहा है आयरन ऑक्साइड Fe3O4। ओके, तो और लिबरेट हो रहा H2। तो चलिए इसको बैलेंस करिए, 3 आयरन तो यहाँ 3 लगा लीजिए, और ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 4H2 कर लीजिए। चलिए यहाँ 4H2 भी 4 हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी। चलिए अब बताइए यहाँ पर इसको देखकर बताइए इसके कितने मोल चाहिए? इसके 3 मोल। अगर 3 मोल आयरन है तो 4 मोल हमें क्या चाहिए? स्टीम या वाटर। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना स्टीम है? इतना स्टीम है। तो अब यूनिटरी मेथड क्या कहता है? 4 के लिए 3, तो पहले मोल तो निकालिए, यहाँ पर मोल निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ साइड मोल निकाल लीजिए। कैसे? 14.4 डिवाइड बाय 18। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। तो डिवाइड किया तो कितने से कितने डिवाइड करना है? 14.4 डिवाइड बाई 18। ओके, 18 तो आया कितना है? 0.8 मोल। तो ये देखिए 0.8 मोल हमें यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, इसका मतलब हमें 18 पॉइंट, जो स्टीम दिया है 14 पॉइंट, इसका मतलब 0.8 मोल स्टीम है। तो अब बताओ यहाँ पर 4 मोल के लिए, आप देखो यहाँ पर यूनिटरी मेथड, 4 के लिए कितना चाहिए? 3। तो यहाँ पर 4 का दुगना करो 8, तो यहाँ भी दुगना हो जाएगा 6, और 0.1 अंक के बाद लगा दो, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 0.6 मोल। 0.6 मोल आयरन रिक्वायर्ड होगा, 0.6 मोल आयरन रिक्वायर्ड होगा। अब ये इतना मोल आयरन चाहिए, लेकिन हमें वेट निकालना है। तो अब वेट में ये जो 0.6 इंटू आयरन का होता है 56। तो चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 56 से, तो 0.6 में मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 33.6 ग्राम। इतने ग्राम आयरन चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट वेट, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ 60,000 लीटर ऑफ वेल वाटर कंटेनिंग इतना। चलिए देखिए, अब ये कुआं है भाई, ठीक है, अब ये कुआं है, कुएं का जो वाटर है, चलिए कुआं है ये, अब इस कुएं में पानी है, ठीक है, अब ये पानी कितना है 60, ठीक है, 60,000 लीटर। अब 60,000 लीटर ये है हार्ड वाटर है, इसके अंदर हार्ड वाटर होने का मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये हार्ड वाटर है। तो अब इसको हमें हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है, ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है क्योंकि इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो इसमें लाइम डालेंगे, ठीक है। इसमें हार्ड वाटर क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से ये हार्ड वाटर, टेम्परेरी हार्ड वाटर है ना, इसको डालने के लिए, इसको सॉफ्ट करने के लिए क्या डालेंगे? इसमें लाइम डालेंगे। तो रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, ये देखिएगा, CaHCO3 है ना, और रिएक्ट विद लाइम कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म 2CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हटाने के लिए, इस हार्डनेस को हटाने के लिए 1 मोल लाइम चाहिए, ठीक है, 1 मोल लाइम चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर 60,000 लीटर है, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि ये 100 लीटर है पर 100 लीटर, 100 लीटर, 100, ठीक है, 100 लीटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना है? 16.2 ग्राम, ठीक है। तो भाई इतना कार्बोनेट है 100 में, तो अब हमें निकालना है 60,000, ठीक है, 60,000 लीटर में कितना हो जाएगा? तो चलिए 16.2 इंटू 60,000, ठीक है, 60,000 और डिवाइड बाई 100। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, तो ये हो जाएगा 16। चलिए गुणा कर लेते हैं, जल्दी से गुणा करेंगे तो क्या आया देखेंगे, किसमें से 16.2 इंटू 600, तो ये आया है 9797200। इतने ग्राम, मतलब इस पूरे पानी में हार्ड वाटर जो है, हार्डनेस है, वो इतने ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट की है, इतने ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट की है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हमें करना क्या है कि इसको मोल में बदलो। तो मोल में बदलने के लिए क्या लिखाएंगे? मोल्स ऑफ CaSCO3 का होल 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इक्वल्स टू मास कितना 97200 डिवाइड बाय इसका मोलर मास निकालिए। तो देखिए कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का होता है 40, ओके, कैल्शियम का 40, और ये SCO3 का होता है, SCO3 का होता है 61, तो होल 2 है, तो 61 दूना 122, तो टोटल कितना हो जाएगा 162। तो 162 ये आया इसका मोलर मास। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 97200 डिवाइड बाई 162 तो कितना आया है 600, ठीक है, कितना आया है 600, कितना आया 600 मोल। अब 600 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट के हैं। तो अब यूनिटरी मेथड में क्या कहता है? एक के लिए एक, तो 600 मोल के लिए हमें कितना चाहिए? 600 मोल ही लाइम चाहिए, 600 मोल लाइम। अब मोल तो आ गया, 600 मोल कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, लेकिन हमें अमाउंट निकालना, मास निकालना है। तो चलिए मोल में मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास कैल्शियम ऑक्साइड का 56 होता है, ठीक है। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू 56, तो ये आया है 3360 ग्राम लाइम। इतना लाइम चाहिए कितने के लिए? 60,000 लीटर पानी, वेल वाटर को, हार्डनेस को हटाने के लिए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 112 लीटर ऑफ CO गैस एट NTP। ओके, डबल रिएक्शन बेस्ड है। क्या मतलब है डबल रिएक्शन बेस्ड? ये देखिएगा, यहां पर देखिए 2 KClO3 पोटेशियम क्लोरेट,
ये पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन 2KCl प्लस 3O2। ओके 3O2। अब ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन यूज्ड अप हो जाएगा बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखिएगा CO। अब CO के साथ देखिए CO के साथ एक O चाहिए तो यहाँ पर 3 है तो हम लिख लेते हैं पहले तो 3O2, तो 3O2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 6CO2। ओके अब ये देखिए बर्निंग, कार्बन मोनोऑक्साइड जल करके क्या बना है CO2। तो आप पूरे इक्वेशन को, दो इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। तो जब दो इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे, यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं, ये O2 से ये 3O2 कैंसिल हो गया। अब आया तो क्या आया बताएंगे, यहाँ आया ये देखेंगे 2KClO3 प्लस 6 कार्बन मोनोऑक्साइड मेक हियर 2KCl प्लस 6CO2। ओके अब ये तो हमने बनाया। अब क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ KClO3 निकालना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ KClO3 निकालना, और ये हमें लीटर में दिया है कितना। चलिए दो चीजें, तो भाई यहाँ पर रेशियो देखिएगा 2:6, इसका 2 मोल चाहिए तो इसका कितना चाहिए 6 मोल चाहिए। ओके तो अब हमारे पास मतलब हम कह सकते हैं कि इसका 3 मोल चाहिए तो इसका 1 मोल चाहिए, ठीक है, 1:3 का रेशियो आ गया। तो अब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड एनटी पर कितना है, वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है, ये वॉल्यूम दिया है 112 लीटर, ठीक है, 112 लीटर। तो अब इसको मोल बदलो तो फॉर्मूला 1 और 3 का लगेगा। वॉल्यूम क्या था 112 और इसको डिवाइड करिए 22.4 से तो ये आ जाएगा मोल आ जाएगा। चलिए तो डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने पर आया कितने से कितना डिवाइड किया 112 डिवाइड बाय 22.4 तो ये आया 5 मोल। तो यहाँ पर 5 मोल क्वेश्चन में हमें दिया हुआ CO 5 मोल CO। तो अब यूनिटरी मेथड क्या कहता है 3 के लिए 1 चाहिए, तो बताइए 3 मोल के लिए 3 मोल CO के लिए कितना चाहिए, 3 मोल CO के लिए हमें चाहिए 1 मोल KClO3 1 मोल KClO3। ओके तो 3 के लिए इतना, तो हमारे पास 5 है तो 5 के लिए कितना चाहिए, तो 5/3 तो 1.67 मोल क्या चाहिए, इतना मोल KClO3 चाहिए, ठीक है, इतना मोल KClO3 चाहिए। अब मोल में तो बात करनी नहीं, अमाउंट निकालना है, तो क्या करिएगा इसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1.67 इंटू KClO3 का देखिए मोलर मास निकाल लीजिए, यहाँ पर चलिए मोलर मास निकालिए KClO3, ठीक है, KClO3 तो कितना होता है 39 इसका हो जाएगा, 35.5 इसका हो जाएगा और 16 48 इसका हो जाएगा। तो अब ऐड किया तो 0.5 और यहाँ पर 8 8 16 17 5 22 2 हासिल लगा 3 3 6 4 10 2 12 122। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे 122.5 अब मोलर मास, तो बस इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा 204.167 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड होगा। तो चलें अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मोल कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर अभी क्लियर किया है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में बात करते हैं, जो सॉल्यूशन में बात करेंगे तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है। तो मास परसेंटेज क्या है, चलिए मास परसेंटेज क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो सोल्यूट रहेगा हम सोल्यूट को बी से बी, तो मास ऑफ सोल्यूट है तो इसको WB कहेंगे, और जो सॉल्वेंट रहेगा है ना, सॉल्वेंट रहेगा तो सॉल्वेंट को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखें यहाँ पर ये देखेंगे, अब यहाँ पर मास परसेंटेज का मतलब हो गया मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मास को ऐड कर लिया गया, ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। तो चले मास परसेंटेज के लिए अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है ग्लूकोज है, कितना ग्लूकोज है 10 ग्राम, ये 10 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज है, और इस 10 ग्राम ग्लूकोज और ये 90 ग्राम ऑफ
सॉल्वेंट है, मतलब वाटर है। तो चलें अब सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, ये देखेंगे। ग्लूकोज हो गया 10 ग्राम और पूरा मास ऑफ सॉल्यूशन 10 प्लस 90, तो ये आ गया, कितना आ गया, ये आ गया मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज आ गया 10%। तो 10% का मतलब 10% मास ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब कि दो बातें कह सकते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज इन व्हाट, इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। आप एक बात ये कह सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर में कहा गया, या एक और तरीके से कह सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से 10% का मतलब ये हो जाता है। तो चलिए मास परसेंटेज ध्यान रखेंगे, मास परसेंटेज को P लिखेंगे, तो मास परसेंटेज P इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे, अभी इनकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। आइए बात करते हैं स्ट्रेंथ में बात करते हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट WB और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, आइए देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फिर से बताइए, यहाँ पर ग्लूकोज कितना है, 10 ग्राम है, और सॉल्वेंट कितना ले रहे हैं ये। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज को इग्नोर करेंगे। देखिए जब ये आप 10 ग्राम इसको डालोगे, 10 ग्राम इसमें डालोगे, तो सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ये 100 ml से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लिटिल बिट, लेकिन वो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि देखिए कोई सी चीज को डालो किसी में तो अंदर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन जो सॉल्यूट है, सॉल्युबल है, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल इंक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पर 100 ml वाटर है, यही 100 ml सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चले अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिएगा। ये देखिएगा, सॉल्यूट हो गया 10 ग्राम और सॉल्यूशन हो गया 100 ml। 100 ml को लीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो जब 1000 से डिवाइड कर लिया तो 0.1 लीटर आ गया। तो चले अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 10 बाई 0.1, तो ये आ गया 100 ग्राम पर ml, 100 ग्राम पर लीटर। ये क्या आ गया है, स्ट्रेंथ आ गया। तो हमने अभी दो चीजें आपको बताई, पहले बताया कि मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फिर मैंने स्ट्रेंथ बता दिया। आइए बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। देखिए पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन का मतलब 10 लाख। तो 10 लाख में कितने, 10 लाख में कितने पार्ट्स, 10 लाख में कितना पार्ट, 10 लाख के पार्ट में कितने पार्ट्स डिसॉल्व हैं। देखिए ये जो पीपीएम की बात करते हैं, ये बहुत कम अमाउंट के लिए होता है। खास करके आप देखे होंगे, अगर आप न्यूज़ में थोड़ा वेदर रिपोर्ट वगैरह देखते हैं तो वहां पर जो पार्टिकुलेट या जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं, या वाटर वगैरह की हार्डनेस वगैरह को भी पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। तो जब बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए पीपीएम के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जो पूरा हमारा सॉल्यूशन है उसमें जिस पार्ट का निकालना उसका, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, इंटू 10 की पावर 6। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ 1 लीटर सी वाटर। चलिए 1 लीटर, ये 1 लीटर है, ठीक है, ये 1 लीटर सी वाटर है। ओके, तो यह अमाउंट हो गया 1 लीटर। ओके, ये 1 लीटर क्या चीज है, सी वाटर। अब इस 1 लीटर वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। अब इस 1 लीटर सी वाटर का मास कितना है, इसका मास है 1030, मतलब 1030 ग्राम। 1030 ग्राम। चाहे तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल 1030 ग्राम सी वाटर है। अब इसके अंदर क्या है, इस सी वाटर के अंदर घुला हुआ है, क्या डिजॉल्व है, 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, क्या, ऑक्सीजन, O2, मतलब 0.006 ग्राम O2। तो सोचिए इतने पानी में, इतने सी वाटर में इतना बहुत कम है, ठीक है। तो जब बहुत कम अमाउंट है तो पीपी में सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूले पिट करते हैं। तो पीपीएम इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, तो इतने ही पार्ट्स है, तो लिख देते हैं 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स। टोटल हमारा कितना है 1030, ठीक है, और ग्राम में है, इंटू 10 की पावर 6। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 1030। इसको सॉल्व किया तो लगभग ये 6000, ये तो 6 से कुछ कम आएगा, ये आएगा नियरली
5.8 ppm, 5.8 ppm इतना आया। क्या आया? ऑक्सीजन डिसॉल्व है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है? सोल्यूट सॉल्वेंट का रेशियो सॉल्यूशन में देखें, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखें, ये है 7 मोल है ए है और 5 मोल बी है। ठीक है, तो जिसका निकालना होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। चलिए देखिए यहां पर, ये देखिए मोल फ्रैक्शन ए निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ए निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन को एक्स से लिखेंगे। इसका निकालने के लिए क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और डिवाइड बाय टोटल। तो अब बताइए यहां पर अगर ए का निकालना है तो क्या लिखेंगे हम? ए के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए ए के निकालने के लिए क्या लिखेंगे? ये देखिए ए का मोल्स 7 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 7 + 5, तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन, इसका आ गया। अब मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो बी के मोल्स 5 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो इतना आ गया। और अगर दोनों को जोड़ लेते हैं मोल फ्रैक्शन को, तो हमेशा देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो चाहते तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, एक्स बी निकालने के लिए एक्स बी इज इक्वल टू 1 - XA कर लेते तो आ जाता। एनीवे, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी, आइए मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी में मोल्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मोलैरिटी की बात करें तो 1 लीटर में जितने मोल सोल्यूट के डिसॉल्व होते हैं वही उसकी मोलैरिटी कहलाती है। तो चलें यहाँ पर मोलैरिटी, अब यहाँ मोल्स की बात कर रहे हैं तो मोल्स क्या होता है? मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू, मोल्स की ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ बन गया वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किस फॉर्म में है? लीटर में। ओके, तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी इज इक्वल टू WB/V। ये अच्छा, एक चीज आपने पढ़ा है स्ट्रेंथ, अभी पढ़ा क्या है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय व्हाट? वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर WB/V की जगह हम स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं। तो जब स्ट्रेंथ लिख सकते हैं तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा? स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास, ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। ये सब आगे डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए तो हमें क्या क्या दिया वो बताइए। यहाँ हमें सोल्यूट दिया है WB दिया, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? WB 0.49 ग्राम। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100 ml। अब 100 ml को आपको बदलना होगा लीटर में, तो चलिए बदल लिया तो 0.1 लीटर हो जाएगा। ओके, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, 0.49 डिवाइड बाय मोलर मास। अब बताइए मोलर मास कितना है इसका? H2SO4 का मोलर मास MB, मोलर मास ऑफ H2SO4 98। चलिए 98, ठीक है, इनटू 0.1। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? मोलैरिटी आ जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोलैरिटी भी मोलैरिटी की तरह है, सिर्फ डिफरेंस है सॉल्वेंट का। ये देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम नहीं है, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो फिर वही मोल्स की वैल्यू पुट करिए। ठीक है, मोल्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया WB वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो अब ये हमारा केजी में रख देंगे। तो अब हमारे पास पूरा फॉर्मूला बन चुका है। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कैलकुलेट द मोलैरिटी, क्या दिया है? 2.5 ग्राम एथिनोइक एसिड, एस्टिक एसिड। तो ये WB दिया हुआ है, एस्टिक एसिड दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है? 2.5 ग्राम। ठीक है, और एस्टिक एसिड है तो इसलिए मोलर मास निकाल लेते हैं एस्टिक एसिड का। एस्टिक एसिड CH3COOH, तो इसका मोलर मास आएगा 60। ठीक है, 60। और सॉल्वेंट देखिए यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, ये है सॉल्वेंट। ठीक है, ये बेंजीन। ठीक है, 75 ग्राम बेंजीन था और आपने इसमें डाला था 2.5 ग्राम एस्टिक एसिड, और ये हमारा है 275 ग्राम बेंजीन। तो अब बताइए यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा?
5 ग्राम। तो चलें अब इसको हम वैल्यू पुट करते तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट 2.5 डिवाइड बाई मोलर मास 60 और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में तो 75 है, तो सॉल्वेंट को केजी में बदलने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे, ऊपर आ गया 1000। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, हम आंसर लिख देते हैं 0.556, ठीक है 0.556 इतनी मोलैरिटी आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है मोलैरिटी हो गया। चलें अगली बात करते हैं नॉर्मेलिटी भी मोलैरिटी की ही तरह है। देखिए यहाँ पर नॉर्मेलिटी के लिए क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे, वेट ऑफ सोल्यूट WB और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू ग्राम इक्विवेलेंट की जगह ये वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये देखेंगे WB बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। ओके, अब यहाँ तक भी आ गया। अब यहाँ एक चीज देखेंगे, ये EB क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ये देखेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला है मोलर मास या एटॉमिक मास, जो भी क्वेश्चन में दिया जाए, जैसा सब्सटेंस है मोलर मास है, आयनिक मास, एटॉमिक मास है, एटम के बारे में बात हो रही, तो उसी से में वैलेंसी चार्ज इसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं आपको, सपोज अगर मैं बात करूं H2SO4, अब देखें H2SO4 है तो बताइए इसमें H है, कितने H होंगे, इसमें 2 H रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे, मतलब अगर हमसे कहा जाए इक्विवेलेंट वेट आपको फाइंड करना है किसका, H2SO4 का, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास। अब H2SO4 का मोलर मास 98 डिवाइड बाई 2, ये नंबर ऑफ H, तो ये हो जाएगा 49। ऐसे ही अगर बात करते हैं, मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, तो बताइए NaOH में OH कितने हैं, एक ही ना OH है, यहाँ पर OH, ये देखिए OH, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास होता है 40 डिवाइड बाय 1, तो इसका आ जाएगा 40, ठीक है। ऐसे ही बात कर लेते हैं, सपोज दैट अगर हम किसी एटम के बारे में बात कर लेते हैं, ये देखेंगे मैग्नीशियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम का फाइंड करना है, ठीक है। तो अब मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना 24 और मैग्नीशियम पे चार्ज Mg डबल पॉजिटिव होता है तो 2, तो 2 से डिवाइड करें तो 12, ये एटॉमिक मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट आ गया है। ऐसे कोई चार्ज की बात करते हैं, मान लीजिए आयन, सपोज दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, तो अब देखिए कार्बोनेट में डबल माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसका मोलर आयनिक मास हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 30, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए, अब देखिए ये हम एक शॉर्ट में आपको हिंट दे रहे हैं समझाने के लिए, मान लीजिए ये देखेंगे ये है KMnO4, ठीक है। अब ये KMnO4 है और ये चेंज हो रहा है मैग्नीज में, ठीक है, MnSO4 में, तो देखें यहाँ पर इसका मोलर मास आया है, इसका मोलर मास है ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, इसका ऑक्सीजन नंबर है 7, इसका ऑक्सीजन नंबर 7 है और इसका ऑक्सीजन नंबर 2 है। कितने का चेंज आ रहा है दोनों के बीच में, 5 का। तो यहाँ क्या करिएगा, इसका मोलर मास 158 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर इसका हम इक्विवेलेंट वेट निकाल पाएंगे KMnO4 का। ओके, तो ये आपको हिंट दे दिया मैंने कि, ठीक है। आइए अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं, चलिए देखेंगे क्वेश्चन क्या है। और सोल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.49 ग्राम H2SO4 इन 100 ml। बिल्कुल वही क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पर अभी नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो चले नॉर्मेलिटी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, WB दिया हुआ है, WB कितना दिया हुआ है, WB दिया है 0.49, ओके, और वॉल्यूम दिया है 100 ml मतलब 0.1 लीटर, ओके। और देखेंगे अब यहाँ पर H2SO4 है, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालिएगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए अभी निकाला है यहाँ पर H2SO4 का, तो कितना आया है 49। तो चलिए यहाँ आ गया है, तो अब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला फिट कीजिए, तो WB रखिए 0.49 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट 49 और इंटू 0.1, तो अब सॉल्व कीजिएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ N/2 HCl। चलिए बीकर लेते हैं, ये देखेंगे बीकर में हमने, ये देखिए बीकर हो गया और इस बीकर में हमने लिया HCl।
क्या लिया, HCl। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 1 लीटर। 1 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितने हैं, N/2 का। ओके, अब इसको कर क्या रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, ये हीट करने से क्या होगा, इसमें से कुछ वाटर इवापोरेट हो जाएगा, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, कम हो गया। लीजिए वॉल्यूम इस बीकर में, अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम रह गया कम होकर के 600 ml, 600 ml रह गया, यहाँ पर 600 ml रह गया। ओके, अब इस 600 ml में 3.25 ग्राम ऑफ HCl लॉस्ट। लीजिए जब वाटर निकल रहा था यहाँ से HCl भी लॉस्ट हुआ है। कितना लॉस्ट हुआ है, 3.25। तो अब इतने ग्राम लॉस्ट हुआ, तो इसमें अभी भी HCl है। कितना HCl है वो पता करना होगा। तो पहले इसमें 1 लीटर में कितना था वो पता करेंगे। देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू WB वेट ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, तो अब बताए WB निकालिए, तो WB इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी हमारा है N/2 का, N/2 मतलब 1/2, और इक्विवेलेंट वेट 36.5 HCl का होता है, और वॉल्यूम 1 है। तो ये डिवाइड कर लिया तो 18.25 ग्राम, 18.25 ग्राम HCl था पहले, इसमें पहले से था, जिसमें से इतना HCl लॉस्ट हो चुका है। तो रेस्ट कितना होगा, रेस्ट HCl कैसे निकालेंगे भाई, माइनस कर लिए इतने में से, इतना जो लॉस्ट हुआ है 18.25 माइनस 3.25, तो आ गया 15 ग्राम HCl रह गया। अब इतना HCl रह गया कितने वॉल्यूम में, 600 ml में, इतने HCl इन 600 ml में। ओके, तो अब नॉर्मेलिटी निकालना है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ HCl 15 ग्राम और इक्विवेलेंट वेट 36.5 और वॉल्यूम है 600 ml। ml को लीटर बदलने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे, ऊपर आ गया 1000। अब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेने के बाद 0.685 नॉर्मेलिटी, इतनी नॉर्मेलिटी, इतना आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है, डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ का मतलब क्या होता है कि वाटर डाल के डाइल्यूट करना। देखिए सपोज दैट यहाँ पर देखें, हम बात करें यहाँ पर हमारे पास HCl है। ओके, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कितना है 100 ml है। कितना है नॉर्मेलिटी के N/2 या मोलरिटी भी ले सकते हैं। और इसी में क्या किया, ऐड कर लिया 400 ml वाटर ऐड कर दिया। तो जब आप HCl में वाटर ऐड कर रहे हैं तो डाइल्यूट हो जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 प्लस 400, तो टोटल हो गया 500। अब जब ये 500 ml HCl हो गया, तो अब क्वेश्चन है इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, पहले कितनी थी N/2 मतलब 0.5। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये देखिए C1V1 इक्वल्स टू C2V2, ये C1 C2 ये क्या है, कंसंट्रेशन है। अगर नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन चल रहा होगा तो N1V1 और N2V2, और अगर मोलरिटी की बात करेंगे तो M1V1 और M2V2। ये क्या चीज़ हुआ, ये है बिफोर, पहले वाटर मिलाने से पहले बिफोर, और ये हो गया आफ्टर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में अगर बात करनी है तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले नॉर्मेलिटी या मोलरिटी कितनी थी 0.5 है ना, 1/2 और वॉल्यूम कितना था पहले 100 ml। ठीक है, और आफ्टर हमने बात किया, आफ्टर वॉल्यूम हो गया, ये V2 हो गया 500 ml। ठीक है, और N2 निकालना है बस। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 मतलब 0.1 नॉर्मेलिटी आ गई। ठीक है, तो अब एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं, आएगा मिक्सचर लॉ। इसको भी समझ लेते हैं, लगे हाथ, क्या मतलब इसका, देखिए इसको भी तुरंत समझ लेंगे। मिक्सचर लॉ, इसका क्या मतलब है, सपोज दैट देखिए यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, ये HCl है और ये हमारे पास HNO3 है। ठीक है, ये HNO3 है और ये हमारे पास H2SO4 है। ओके, अब 3 है और तीनों को मिला लिया गया
जब तीनों को मिला लिया गया तो रिजल्टिंग सोल्यूशन ये एसिड का हो गया। अब ये मिक्सचर हो गया। अब इसका जो भी निकालना हो, देखिए सपोज दैट यहाँ है 100 ml, ओके 100 ml n/2 है, और ये है 200 ml, ये 200 ml n/3 लिख देता हूँ। ये 500 ml है और 500 ml है, और ये हम लिख देते हैं 1 नॉर्मेलिटी का है। चलिए तो अब मिलाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए कैसे बनाते हैं। ये देखिएगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल्स टू मिक्सचर का है एन मिक्सचर, मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये देखिए ये अब आयनिक इक्विलिब्रियम जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ भी आपको ये डिटेल से बताएंगे, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए दे रहे हैं। तो अब बताइए यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। N1 कितना है 1/2, तो 0.5 इंटू वॉल्यूम हो गया 100 प्लस N2 यहाँ पर दिया n/3, चलिए 0.33 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया है 200 ml इन प्लस, और यहाँ पर 500 ml है और नॉर्मेलिटी 1 है तो 1 इंटू 500, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, अब जोड़िए टोटल वॉल्यूम 500 और 2 700 800, तो टोटल 800। ठीक है, इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। इस तरह से क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देता है कि मिक्सचर में एडिंग एक्स्ट्रा वाटर, जब एक्स्ट्रा वाटर भी ऐड कर देगा, ऐड एक्स्ट्रा वाटर, मिलाने के बाद ऐड सम एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, जब सम एक्स्ट्रा वाटर ऐड करेगा तो अब टोटल मान लीजिए जितना वॉल्यूम हो जाएगा वो नीचे यहाँ लिख देंगे। ठीक है बस। और अगर कभी क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पर एसिड देखिए ये सारा सॉल्यूशन कैसा था, हमारा एसिड था, मान लेते एक और सॉल्यूशन यहाँ मिक्स कर देते NaOH का। ठीक है, NaOH तो बेस होता, तो उसकी वैल्यू को यहाँ पर ये N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 माइनस N4V4 कर लेते हैं, बेस को माइनस कर लेते, बस और कोई डिफरेंस नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। ये देखिएगा 2.5 लीटर ऑफ 0.5 यूरिया, और ये देखिए 2 यूरिया है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मोलैरिटी दिया है M1V1, M1 दिया है 0.5, ठीक है, और वॉल्यूम दिया है V1 दे दिया है 2.5 लीटर। ठीक है, और यहाँ पर एंड दूसरा एक सोल्यूशन और है। चलिए इसका कितना मोलैरिटी है, M2 हो गया है 2 मोलैरिटी है, और वॉल्यूम हो गया V2 हो गया 500 ml है, मतलब लीटर से तो 1/2 0.5 लीटर। ओके, अब दोनों को मिला लिया गया है, तो अब मिक्सचर का मोलैरिटी फाइंड करनी है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड करनी है। ओके, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम हो जाएगा मिक्सचर का 3 लीटर। तो चलें अब फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला लगाएंगे, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो चलें अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करिएगा, तो कितना M1 कितना हो जाएगा 0.5 इंटू V1 है 2.5 प्लस M2 है यहाँ पर 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाय मोलैरिटी, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया है 3 लीटर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आएगा 0.75 मोलैरिटी आ गई। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टर्म्स।